उत्तराखंड बजट सत्र का दूसरा दिन आज देहरादून विधानसभा में सत्र की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से जारी। पक्ष विपक्ष के नेता कर रहे कई मुद्दों पर चर्चा। उत्तराखंड बजट सत्र के दूसरे दिन सत्र की शुरुआत से पहले हुई धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक में नए भू कानून पर मुहर लगी। उत्तराखंड में भू कानून पर लगी मुहर को लेकर विपक्ष ने काटा हंगामा। पूर्व विधायक सहित नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी नाराजगी जताई। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष के हंगामे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताई कड़ी नाराजगी। कहा, सदन में हंगामा करके विपक्ष के नेता धन और समय की बर्बादी करते हैं। सितारगंज में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने किया तहसील अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण। लंबित मामलों पर जल्द रिपोर्ट सौंपे जाने को लेकर लगाई अधिकारियों को फटकार। पंतनगर के कृषि विश्वविद्यालय में जल्द होगा 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन। 22 फरवरी तक किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। लालकुआं में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने मारी रिटायर्ड जवान को टक्कर। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए जवान। पौड़ी में हुआ दर्दनाक हादसा। झील में डूबने से एक युवक की मौत। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मसूरी में वन बीट अधिकारियों का फुटा गुस्सा। कई सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हड़ताल के चलते वन अग्नि से निपटने को लेकर हो सकती है समस्या। लालकुआं के गोलापार में किन्नर समाज ने किया धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। क्षेत्र की खुशहाली, तरक्की और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पहाड़ का बजट, जी हां, उत्तराखंड बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और देहरादून में सत्र की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। बजट सत्र के बीच हुई धामी कैबिनेट की बैठक और बैठक में भू कानून पर मोहर लगी है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बजट सत्र के बीच में धामी कैबिनेट की बैठक हुई है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बैठक में भू कानून पर मोहर लगी है। भू कानून को लेकर विपक्ष के द्वारा हंगामा काटा जा रहा है। विधानसभा के बाहर जमकर विपक्ष हंगामा काट रहे हैं। भू कानून को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है, तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भू कानून को लेकर मिली कैबिनेट की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि हमारी सरकार राज्य की संस्कृति और मूल रूप की रक्षक है। प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सशक्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। बजट सत्र के दूसरे दिन क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ देखने को मिला? और साथ ही एक और सवाल कि कैबिनेट की जो बैठक हुई धामी कैबिनेट की, उसमें भू कानून पर मुहर लगी है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर तमाम जो नाराजगी है वो जाहिर कर रहा है। अपडेट क्या है मामले को लेकर, विस्तार से बताइए। बिल्कुल दीदा, देखिए बुधवार की सुबह जब विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले एक मंत्रिमंडल की जो है वो विधानसभा में बहुत ही अहम बैठक हुई है, जिसमें वर्षों से एक मांग चली आ रही थी उत्तराखंड में भू कानून को लेकर। पहाड़ से लेकर मैदान तक जनता और विपक्षी पार्टी जो है वो लगातार
प्रदर्शन कर रही थी। कल भी सत्र के दौरान जो है वो कांग्रेस ने मुखर्जी से जो है वो भू कानून की मांग करी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस समय पहले ही कहा था कि हम बजट सत्र के दौरान जो है वो भू कानून लागू करेंगे, जिसके तहत आज कैबिनेट में भू कानून को मंजूरी मिल गई है। अब उसका जो विधेयक है वो विधानसभा से जो है वो पारित करके राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। तो कल शाम तक जो है वो उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तराखंड में भू कानून का जो नया कानून है वे लगातार जो है वो उत्तराखंड में लागू हो जाएगा, जिसकी मांग भी काफी दिनों से चली आ रही है। तो एक के बाद एक जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो अपने वादे इस तरीके से कर रहे हैं, तो उनको निभाते हुए भी नजर जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आ रहे हैं। क्योंकि कैबिनेट बैठक के बाद आज की अगर बात करते हैं तो सत्र की शुरुआत जो है वो बड़ी ही हंगामेदार हुई है। विपक्ष के कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो विधायक मदन बिष्ट ने संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से जो है वो काफी अभ्रष्टता से जो है वो बातचीत करी है। दोनों के बीच में जो है वो काफी देर तक गाली गलौज की हुई है। फिर मुख्यमंत्री को बीच में जो है वो हस्तक्षेप करना पड़ा। फिर उसके बाद दोनों नेता जो है वो एक तरफ संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और दूसरे कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट जो है वह शांत होकर अपनी कुर्सी पर बैठे, लेकिन उनका हंगामा जो था वो जोरदार था, क्योंकि कल जिस तरीके से राज्यपाल का भी अभिभाषण वहां पर चल रहा था तो विपक्ष उस टाइम पे भी हंगामा कर रहा था। राज्यपाल ने भी हंगामे के लिए अपना अभिभाषण समाप्त किया था। फिर उसके जो कल का रवैया रहा है विपक्ष का, उसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है वो नाराजगी भी व्यक्त करी थी। तो आज प्रश्नकाल का दौर जो है वो अभी विधानसभा में फिलहाल शांतिपूर्वक चल रहा है। जी कृष्णा, लेकिन इसी के साथ हम ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रदेश में बहुत लंबे समय से भू कानून की मांग हो रही थी, आज भू कानून पर मुहर लग गई है। इससे उत्तराखंड के निवासियों को, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उनको इसका कैसे लाभ मिल पाएगा? बिल्कुल, देखिए काफी लंबे समय से कड़ा भू कानून बनाने की जो है वो जनता मांग कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता जो है वो लगातार परेशान थी, क्योंकि इन दिनों उत्तराखंड में जो है वो तमाम अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी एक तरीके से जमीन बिघों के हिसाब से खरीदते हैं, फिर यहाँ पे रिजॉर्ट बनाते हैं और तमाम तरीके के कार्य भी उनके द्वारा किए जाते हैं। कुछ आपत्तिजनक लोग भी जो है वो आ जाते हैं, वो बड़ी जमीन लेकर अपना रिजॉर्ट बनाते हैं, फार्म हाउस बनाकर वहां पर रहने लग जाते हैं, जो दूसरे राज्यों से क्राइम करके फिर पहाड़ों पर ऐसे जगहों पर फार्म हाउस बनाते थे कि जहाँ पे वो आसानी से छिप जाए। तो इसी को लेकर भू कानून की मांग चल रही थी कि जो भी व्यक्ति एक तरीके से उत्तराखंड में जमीन खरीदे तो उसकी पहले इस तरीके से पूरी जांच हो, वो किस प्रदेश से यहाँ पर आया है और उसका क्या मकसद है, क्या मोटिव है उसका यहाँ जमीन खरीदने का, उसकी क्राइम हिस्ट्री क्या रही है। तो इसकी रिपोर्ट जो है वो अभी भी पुलिस प्रशासन द्वारा और तहसील प्रशासन द्वारा सभी की जो है वो जांच करी जा रही है। क्योंकि कुछ दिनों पूर्व भी मुख्यमंत्री धामी ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा ऐलान किया था कि बिलों ने भी लगभग 250 गज से ज्यादा जमीन जो है वो राज्य में खरीदी हुई है। ठीक है, बिल्कुल कृष्णा, लेकिन ठीक है कृष्णा, समय बहुत कम है, लेकिन एक और सवाल, बहुत छोटा सा सवाल आपसे, कि जब प्रदेश की, वहां पर उत्तराखंड की धरोहर को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, परंपरा को बचाने के लिए इस तरह का कानून लाया जाता है, तो विपक्ष को क्या दिक्कत हो रही है? विपक्ष का क्या कहना है? देखिए, विपक्ष ने कल दिन भर भू कानून लागू करने के लिए जो है वो हंगामा किया। जब आज कैबिनेट ने भू कानून के विधेयक को जो है वो मंजूरी वहां से दे दी है, वो विधानसभा में पारित किया जाएगा, लेकिन आज कैबिनेट में इतना बड़ा फैसला आया, उसके बावजूद भी विपक्ष जो है वो लगातार उत्तराखंड सरकार का जो है वो विरोध करते हुए नजर आ रहा है। कल तक वो कानून की मांग कर रहे थे और आज भी भू कानून बन रहा है, तो इसका भी विरोध जो है वो लगातार कर रहे हैं कि हमें ऐसा भू कानून नहीं चाहिए, इसमें कड़े प्रावधान और होने चाहिए। प्रावधान इसमें क्या क्या है, वे अब जब इसका विधेयक पूरा जो है वो विधानसभा पटल पर रखा जाएगा तभी इसमें कोई खुलकर बातें आएगी किस तरीके से भू कानून जो है वो डिजाइन किया गया था। क्योंकि पहले जो बातें चली आ रही थी तो 250 गज के करीब जो है वो एक आदमी को प्रॉपर्टी खरीदने का था। तो एक परिवार में जैसे 4 सदस्य होते हैं तो कोई व्यक्ति चारों के नाम पे ही जमीन लेकर 1000 गज जो है वो जमीन ले रहा, तो ऐसी चीजों पर जो है वो कार्रवाई उत्तराखंड में पहले से शुरू। जी बिल्कुल कृष्णा, और यहाँ पर विपक्ष को कहीं ना कहीं प्रावधान जानने की जरूरत है। बिना कुछ जाने ही विपक्ष यहाँ पर जोरदार हंगामा कर रहा है। पहले जब भू कानून की मांग कर रहा था तो भी हंगामा, अब जब भू कानून लागू हो गई तो भी हंगामा, यानी कि विपक्ष जो है अपनी भूमिका भूल गया है। लगता है विपक्ष का काम है जनता के मुद्दों को विधानसभा में जाकर उठाना, लोकसभा में जाकर उठाना, लेकिन विपक्ष इन दिनों जाकर वहां पर हंगामा काटते हैं। टैक्स के पैसे से जो सभा चलती है उसको कहीं ना कहीं निरस्त करवाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है तो हम आपसे जरूर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष के जो हंगामे वाले रवैये थे उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी नाराजगी जताई है। सीएम ने कहा है कि विधानसभा का सत्र काफी महत्वपूर्ण होता है। सदन में हंगामा करके विपक्ष के नेता धन और समय की बर्बादी करते हैं।
और ऐसे में विपक्ष के नेताओं का ये आचरण ठीक नहीं है। सदन की कार्यवाही को पूरा राज्य देखता है। सदन के अंदर महिला विधायक हैं, मातृशक्ति हैं। उत्तराखंड की संस्कृति ऐसी नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि एक तरफ विपक्ष सदन की कार्यवाही को ज्यादा दिनों तक चलाने की बात करता है, तो वहीं विपक्ष सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा करता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये सदन बहुत गरिमा का सदन होता है। पक्ष विपक्ष मिलकर 70 लोग इस सदन को चलाते हैं, इस सदन का संचालन करते हैं, और ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि सदन ठीक प्रकार से चले। इस प्रकार का आचरण ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी महिला विधायकें भी हैं, हमारी मातृशक्ति है, पूरा सदन हमको देखता है, पूरे सदन को पूरा राज्य देखता है, सबकी नज़रें यहाँ होती हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जो है कि सदन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। सदन की अवधि जो बढ़ाई गई या सदन की जो अवधि रखी गई है, उस अवधि में आप चर्चा नहीं करते हैं, अनावश्यक जो राज्य के संसाधन हैं उनके खराब करते हैं, और जो समय राज्य के विकास के लिए चर्चा में लगाया जाना चाहिए उनको केवल हल्ला करके उसको समाप्त करते हैं, उसको नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर विपक्ष पर निशाना साधते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां सदन में कार्यवाही की बात होनी चाहिए, जहां सदन में आम जनता की बात होनी चाहिए, आम जनता के समस्याओं की बात होनी चाहिए, वहां पर विपक्ष जमकर हंगामा काटता है और सदन को चलने नहीं देता है। दूसरी तरफ मांग करता है कि सदन की जो कार्यवाही है वो और भी ज्यादा बढ़ाई जाए, यानी कि खर्च और भी ज्यादा बढ़ाई जाए, समय और भी ज्यादा दिया जाए, लेकिन विपक्ष को करना तो वही हंगामा है। और चलिए आपको सीधा ले चलते हैं विधानसभा, जहां पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। तो चलिए, उनकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से हम आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत सितारगंज तहसील के अधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने उप जिलाधिकारी कोर्ट में चल रहे मामलों की लिस्ट बनाकर उधम सिंह नगर के डीएम के समक्ष पेश करने की बात कही है। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि उप जिलाधिकारी कोर्ट का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान कोर्ट में विगत 3 सालों के बाद विवाद की फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि निरीक्षण लिस्ट बनाई जा रही है, जिसको उप जिलाधिकारी को पेश की जाएगी। एक इंस्पेक्शन है जो मैंने आज जो एसडीएम कोर्ट है उसका इंस्पेक्शन किया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और परिषद की ओर से निर्देश हैं कि जो मामले चल रहे हैं, कोर्ट में अलग अलग मामले चलते हैं, पब्लिक आती है, यहाँ पे अपील्स होती हैं, डायरेक्ट केसेस आते हैं, तो हर कोई ये चाहता है कि जल्दी उसको न्याय मिलना चाहिए, निस्तारण जल्दी होना चाहिए। तो पहले तो मैं ये देखने आया था कि जो पुराने मामले चल रहे हैं उसमें किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि लगभग 65 मामले थे जो 3 वर्ष से ज़्यादा पुराने हैं। तो उसमें जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और उसमें अनावश्यक विलंब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको देखने के लिए निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी थोड़ा सा जो गंभीर मुझे लगता है चीज़ ये है कि यहाँ पे इस कार्यालय में बहुत सी फाइलें मुझे ऐसी प्राप्त हुई जो कि पेशकार के पास पड़ी हुई हैं और वो कहीं भी दर्ज नहीं है, जो कि बहुत ही एक गंभीर विषय है। क्योंकि अगर कोई फाइल कोर्ट में आती है तो उसको कोर्ट में पहले दर्ज होना चाहिए, और दर्ज होने के उपरांत ही आगे जो उसमें कार्रवाई होगी, समन जाएंगे या साक्ष्य होंगे, वो नहीं किया गया। और भी जो कमियां यहाँ पे मिली हैं वो मैं एक विस्तृत यहाँ पे अपना निरीक्षण नोट बना रहा हूँ, और यहाँ के अभी जो जिलाधिकारी हैं उनसे मैं कहूँगा कि स्वयं एक बार इस कोर्ट को देख लें, और विशेषकर उन फाइलों को जो फाइलें कार्यालय में तो आ चुकी हैं लेकिन कहीं भी दर्ज नहीं हैं, और कुछ फाइलें ऐसी हैं जो 6-7 महीने से पड़ी हुई हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, और वो न्यायालय की फाइलें हैं। तो इसमें जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उनके विरुद्ध जिलाधिकारी
महोदय अपने स्तर से अनुशासनिक कार्रवाई करें और अनुशासनिक कार्रवाई करने के उपरांत फिर मुझे बताएं। मेरी ओर से एक इंस्पेक्शन है, इसमें जो कमियां मिली हैं वो मैं सब यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उन कमियों के साथ प्लस जो रिपोर्ट्स मेरे पास आनी हैं वो अपनी यहाँ से मैं निरीक्षण रिपोर्ट भेज दूंगा और उसमें जो कार्रवाई की जानी है अनुशासनिक कार्रवाई वो जिलाधिकारी अपने स्तर से सुनवाई का अवसर देते हुए उसको संपादित करें। और चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं देहरादून विधानसभा, जहां पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। 2004 से 6 के बीच में और 2014 से 16 के बीच में, यानी पहली सदस्यता के दौरान और दूसरी सदस्यता के दौरान वो विधानसभा के अनुसूचित जाति जनजाति विमुक्त जाति संबंधी समिति के सदस्य रहे। निश्चित रूप से आज वो हमारे बीच में नहीं है और उनके एक पुत्र और 3 पुत्रियां हैं और उनका जैसा भी वर्णन किया गया कि वो चंद्रशेखर भट्टे वाले के रूप में प्रधान जी के रूप में जाने जाते थे। निश्चित रूप से उनके जाने का हम सभी को बहुत दुख है, पार्टी को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से अपनी सरकार की ओर से उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारी ये भावनाएं वहाँ उनके परिवार तक जरूर पहुँचाने का कष्ट करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 19/2/2025 को श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय देहरादून की छात्र छात्राएं एवं अध्यापक विधानसभा सत्र की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। माननीय सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज यह सदन देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पूर्व विधायक स्वर्गीय चंद्रशेखर भट्टेवाले जी को अपनी सदा सुमन अर्पित कर रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बीएसपी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी और जो माननीय सदस्यों ने उद्गार व्यक्त किए उससे मैं अपने आप को सम्मत करता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जैसा हम सभी जानते हैं कि बहुत एक हम्बल बैकग्राउंड से उठ करके उन्होंने, हम सब जानते हैं, उनका घर भी दिखाया गया। अब सबको मालूम है कि जिस समय उन्होंने पढ़ाई लिखाई शुरू की तो वो तेल से जलने वाला जो लैंप होता था, दिया हम लोग बोलते हैं, उस पर बैठ करके उन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह की। और यहाँ भी उन्होंने अपने निजी संस्मरण में कहीं जिक्र किया, जो कहीं पर मेमोइर्स उनके पढ़ने को मिलते हैं, कि कुछ समय तक वो जूता भी नहीं पहनते थे। इस हम्बल बैकग्राउंड से गए, बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, तमाम सारा अध्ययन किया, फिर अध्यापन किया प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में। और जैसा बताया गया कि भारत के अंदर उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय में सलाहकार, फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उसके बाद और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात पंतनगर की करते हैं। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में 20 से 22 फरवरी तक आयोजित होने वाले 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों पर है। इस सम्मेलन में देश विदेश से लगभग 3500 डेलीगेट्स भाग लेंगे, जिसमें विदेशी कृषि वैज्ञानिक भी शामिल हैं। सम्मेलन में खेती की उन्नति, पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि की स्थिति और मौन पालन पर विशेष चर्चा होगी। आपको जानकारी दे दें कि किसानों को विदेशी वैज्ञानिकों से अपने सवाल पूछने का मौका मिलेगा और इसके लिए ट्रांसलेटर की व्यवस्था भी की जाएगी। 3 दिनों में 10 सेशन आयोजित किए जाएंगे, जिसका उद्घाटन राज्यपाल द्वारा और समापन कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा किए जाएंगे। आपको जानकारी दे दें कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिकॉर्डेड स्पीच भी दिखाई जाएगी। अकादमी जो है हमारा नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस की जो तत्वाधान में और पंतनगर विश्वविद्यालय के साथ मिलके ये 17वीं जो किसान और कृषि जो सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इसमें लगभग 3000 से ज़्यादा इसमें डेलीगेट्स भाग लेंगे। उसमें विदेश के भी हैं, अमेरिका,
और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्लोवेनिया, नेपाल के और चिली, ये लोग सब इसमें आएंगे। और जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कृषि क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें आएंगे, वैज्ञानिक आएंगे। उसके अलावा जो हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे प्रोग्रेसिव जितने भी किसान भाई हैं वो इसमें होंगे। उसके अलावा हमारे छात्र होंगे, एकेडमिशियंस होंगे, रिसर्चर्स होंगे, सभी लोग इसमें आएंगे। ये 3 दिन का सम्मेलन होगा जो 20 तारीख से शुरू होगा, 22 को ये खत्म होगा। इसमें अलग अलग जैसे हमारे जो प्रोग्राम है, अलग अलग जैसे थीम एरिया है, और इसमें 10 थीम एरिया पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। जिसमें एक क्योंकि उत्तराखंड में ये जो सम्मेलन हो रहा है, तो हमारा जो मौन पालन का भी एक थीम एरिया होगा जिसमें हम काम करेंगे, जिसमें पैरेलल जो सेशन हमारे होंगे। और जो हमारा हिल का है, जो उत्तराखंड का जो हिल है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में किस हिसाब से कृषि होनी चाहिए, क्या क्या वहाँ पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कैसे करके हम एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएं, उस पर भी विचार गोष्ठी होगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात लाल कुआं की करते हैं। लाल कुआं में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं लाल कुआं से, जहां पर लाल कुआं में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने मारी रिटायर्ड जवान को टक्कर। जी हां, हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं जवान। हादसे का वीडियो सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से लाल कुआं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और इस दौरान जवान को टक्कर लगी है। और इस पूरे हादसे का जो वीडियो है, फुटेज है, वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। तो लाल कुआं में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तेज रफ्तार कार ने रिटायर्ड जवान को टक्कर मारी और हादसे में गंभीर रूप से जवान घायल हुए हैं। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद है और ये वो सीसीटीवी फुटेज भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जब मॉर्निंग वॉक के दौरान एक जवान जा रहे थे, तेज रफ्तार कार उन्हें टक्कर मारती है और ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। लेकिन यहाँ पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। सुबह का समय है, अर्ली मॉर्निंग का समय है और जवान जो है वो वॉक करके वापस लौट रहे थे या फिर वॉक करने जा रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। और आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते एक और बड़ी जानकारी की। आपको बड़ी खबर दे दे पौड़ी से, जहां पर पौड़ी में दर्दनाक हादसा हुआ है। झील में डूबने से एक युवक की मौत हुई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पौड़ी से पहुंचा रहे हैं, जहां पर पौड़ी में दर्दनाक हादसा हुआ है। झील में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बारह करबन प्रदीप सिंह राणा, ग्राम परेरी भौंसरी द्वारा सूचना दी गई कि लवाली झील में एक लड़का डूब गया। सूचना मिलते ही पटवारी और हम जो है सब मौके पे पहुंचे और वहाँ पे पंचनामा वगैरह की कार्रवाई की गई और उसके बाद पोस्टमार्टम के डेड बॉडी को लाए। मैं सरपंच तमलाक और यहाँ पे मैं इस समय लवाली झील में हूँ और अभी आधा घंटे पहले मैं अपनी दुकान में था लवाली में और मुझे यहाँ पे जब सरपंच साहब यहाँ कुंडोरी वाला मुझे फ़ोन आया यहाँ पे कि कोई बच्चा यहाँ पे डूब गया और जब तक हम यहाँ पे आते उसकी बॉडी को बाहर निकालते तब तक बच्चा मृत्यु हो चुका। उसको हमने पंप दिया मगर वो जीवित नहीं था। उसके बाद हमने 108 को भी सूचना दी और पुलिस को भी सूचना दी इसमें। तो अब 108 आप पहुँचने वाली है यहाँ पे। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि प्रशासन और शासन के को कि यहाँ पे करोड़ों रुपए लगे, 11-12 करोड़ लग गए शायद इस पे। और झील ऐसा बना रखा है यहाँ पे कि जो यहाँ पे कहीं अभी कैजुअल्टी होगी। अभी तो शुरुआती है ये, गर्मियों पे यहाँ पे लोग बाहर से आते, छोटे बच्चे आते हैं नहाने के लिए। तो यहाँ पे ना तो सुरक्षा है न इसकी कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पे इस झील में, ना किसी लोगों को फायदा है। तो ऐसा काम करके क्या फायदा सरकार का, ऐसा पैसा क्यों वो करे यहाँ पे बेफजूल खर्चा करी है। तो इसलिए हम प्रशासन और शासन से कहना चाहते हैं कि अगर ये झील आपने ऐसे मरने के लिए बनाना था तो क्यों बना, ये सरकार का बजट क्यों यहाँ पे खर्चा किया।
और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात मसूरी की कर लेते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में उत्तराखंड वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी संघ के आह्वान में पूरे उत्तराखंड के करीब 2800 वन बीट अधिकारी और आरक्षी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते प्रदेश में लगने वाली जंगलों की आग को रोकना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि सोमवार को मसूरी वन प्रभाग में मसूरी वन विभाग के बीट अधिकारियों और वन आरक्षी ने उत्तराखंड वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन और महामंत्री अनिल के नेतृत्व में विभाग और शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस मौके पर उत्तराखंड वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी संघ ने डीएफओ मसूरी अमित कंवर को कर्मचारियों की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मामले को लेकर उत्तराखंड वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन और महामंत्री अनिल ने बताया कि पिछले 7 सालों से संघ अपनी प्रमुख मांगों को लेकर शासन स्तर पर वार्ता कर रहा है, जिसमें मुख्य मांग उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 को फिर से लागू किए जाए और 10 सालों तक संतोषजनक सेवा देने वाले अधिकारियों की पदोन्नति की जाए। वन आरक्षी की वर्दी नियमों में संशोधन किए जाने जैसे तमाम मांगे इसमें शामिल है। आपको जानकारी दे दें कि इस मामले को लेकर मसूरी डीएफओ अमित कंवर ने कहा है कि वन बीट अधिकारियों की मांग शासन स्तर की है। वो अपने डिवीजन स्तर की मांगों को लेकर उन्होंने पहले ही कार्रवाई कर दी थी। सर, आपको बता देते हैं हम कि हमारी दिनांक 3 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया था अपनी मांगों के संबंध में, और इससे पूर्व भी हमारे द्वारा हमारे उच्चाधिकारियों के समक्ष अपनी मांगों को रखा जा रहा था, किंतु हमारी मांगों की जब अनदेखियां हुई तो हमारे द्वारा 3 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया था और उसके संबंध में हमने पूर्ण तरीके से आश्वस्त कर दिया गया था कि जब तक हमारी मांगें आप पूर्ण नहीं कर लेते हैं हम तब तक विरोध प्रदर्शन जताएंगे। तो दिनांक 6 फरवरी से और 10 तारीख तक हमारा विरोध प्रदर्शन चला है काला फीता बांध के। उसके उपरांत 11 और 12 फरवरी को हमारे द्वारा सांकेतिक धरना किया गया था, लेकिन तब भी हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा या शासन प्रशासन द्वारा हमारा संज्ञान नहीं लिया गया। तो दिनांक 13 फरवरी से हम पूर्ण तरीके से कार्य बहिष्कार पे चले गए हैं। और हम बता देते हैं सर आपको कि हमारी जो मांगे हैं मुख्यतः हमारी उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 है, उसको पुनः लागू करवाना, और उसमें जो हमारे शासन या प्रशासन द्वारा है उसमें 33 और 66 का एक कोटा 20 में बैठा दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी पदोन्नतियाँ प्रभावित हो रही हैं और लगातार जो नए वन दरोगा आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कोटे को प्रभावित कर रहे हैं। हमारे बीच में ही पूर्व के कुछ पदाधिकारी रहे हुए हैं जिनके द्वारा ऐसा खेल खेला गया था। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं लालकुआं की। लालकुआं के गौला पार में शिव बागनाथ मंदिर में किन्नर समाज ने क्षेत्र की खुशहाली, तरक्की और बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए हवन यज्ञ और कन्या पूजन किया है। किन्नर समाज की हेड कशिश मौसी के नेतृत्व में आयोजित इस धार्मिक आयोजन से आसपास के क्षेत्रों में कई किन्नर शामिल हुए हैं। पूजा अर्चना के बाद कन्याओं को चुनरी और उपहार भेंट किए गए हैं। इस मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जिसमें भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया है। यहाँ कशिश मौसी ने समाज के लोगों से धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। किन्नर समाज द्वारा समय समय पर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने को लेकर क्षेत्रवासियों ने उनकी सराहना की है। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।